हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आज के क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया है जाति व्यवस्था एवं सुधार, इस पर हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सीटेट एग्ज़ाम में हर साल इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को हम रिवीजन के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गुरु घासीदास ने मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि गुरु घासीदास ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो गुरु घासीदास ने मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चलाया था। और इनका इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, वो जाति व्यवस्था की समानता की बात की। इन्होंने क्या की? इन्होंने जाति व्यवस्था की समानता पर बात की, ठीक। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में बम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बे में हुई थी, ठीक है। ये जो परमहंस मंडली है, इसका क्या उद्देश्य था? इसका एक ही मोटो था, इसका भी यही मोटो था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन, यानी कि जो वर्णा सिस्टम है उसके उन्मूलन की बात करता है। कौन? परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना 1840 ईस्वी में की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 ईस्वी में, ठीक है, 1867 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। और ये जो प्रार्थना समाज था, ये बात करता है जाति व्यवस्था का उन्मूलन और समानता। तो आप देखिए, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही क्या है? जाति व्यवस्था, यानी कि जाति व्यवस्था सुधार, यानी वर्णा सिस्टम पर, ठीक है। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसमें क्या करेंगे? ये चैलेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैचिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं या स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना समाज भी, ये भी क्या बात करता है? तो प्रार्थना समाज में जाति व्यवस्था के उन्मूलन और इक्वालिटी, यानी कि समानता की बात करता है, ठीक है। साथ ही साथ महिला शिक्षा की बात भी करता है। किसकी बात? महिला शिक्षा की बात, ठीक है। और बाल जो विवाह था उसके विरोध का भी बात किया गया है। किसमें? प्रार्थना समाज में। तो कितने पॉइंट है हम याद रखेंगे? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, 92 में क्या क्या बात की गई है? जाति व्यवस्था का उन्मूलन, समानता, ठीक है, महिला शिक्षा की बात की गई है, बाल विवाह विरोध, इसकी भी बात की गई है। और साथ ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। विधवा पुनर्विवाह का क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। तो इतने पॉइंट हम याद रखेंगे प्रार्थना समाज में, ठीक है। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, श्री नारायण गुरु। आपने सुना होगा इनका नाम, ठीक है। इनका एक स्लोगन है कि ओरू मातम ओरू जातम ओरू देवम। तो श्री नारायण गुरु ने, ठीक है, श्री नारायण गुरु जो थे वो केरल के एक अस्पृश्य जाति, और वो अस्पृश्य जाति कौन थी? एजावा के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि श्री नारायण गुरु ने कौन सी अस्पृश्य जाति के उत्थान के लिए काम किया था? तो एझावा, याद रखेंगे, एझावा नामक अस्पृश्य जाति के उत्थान के लिए श्री नारायण गुरु ने काम किया था, ठीक है। इनका जो स्लोगन है ओरू मातम ओरू जातम और ओरू देवम, ठीक है। ये क्या कहते हैं? इनका कहना ये था, ठीक है, इसका मतलब, इस स्लोगन का क्या मतलब होता है कि एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा इन्होंने दिया। ये बात करते हैं मानवतावाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मानवतावाद की बात करते हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट है इसको हम अपने जेहन में बना के रखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखते हैं, ठीक है। 5वां, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार, ठीक है। इनका क्या नाम था पूरा? तो ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार।
पेरियार का क्या मतलब होता है? तो पेरियार का मलयालम में मतलब होता है साधु। क्या होता है? मतलब साधु होता है। तो पेरियार ने शूद्र जाति के लिए एक आंदोलन चलाया और जिसका क्या नाम था? स्वाभिमान आंदोलन। क्या नाम था? स्वाभिमान आंदोलन। तो प्रश्न बन सकता है कि ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाए गए अभियान, तो उस अभियान का क्या नाम था? स्वाभिमान आंदोलन। ठीक है, इन्होंने किसके लिए चलाया था? तो इन्होंने शूद्र जातियों के लिए ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, और बातें देखते हैं कि पेरियार ने कौन क्या क्या किया था। तो पेरियार ने ब्राह्मणवादी सत्ता, अब ये क्या करेंगे? जो ब्राह्मणवादी सत्ता है, जो वर्णा सिस्टम है, जो बड़ व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उस सत्ता को चुनौती देंगे। ठीक है, तथा इनका ये कहना था कि यहाँ की जो मूल जातियां हैं वो आर्य नहीं है, आर्य यहाँ की मूल जातियां नहीं है। इनका ये कहना था कि जो द्रविड़ जातियां हैं और यहाँ के जो अछूते लोग हैं, ठीक है, जो निम्न जाति के लोग हैं, यानी कि द्रविड़ संस्कृति को ही, द्रविड़ संस्कृति की सभ्यता का मूल वाहक इन्होंने माना। ठीक है, तो इनका क्या कहना था? तो ये क्या करेंगे? तो ये ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती देंगे तथा द्रविड़ जातियां और अछूतों को द्रविड़ संस्कृति सभ्यता का मूल वाहक इन्होंने माना। ठीक, नेक्स्ट याद रखते हैं, पेरियार ने वेदों, पुराणों, मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों की आलोचना की। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये ब्राह्मणवादी सत्ता का जब क्या कर रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं, तो जो भी ग्रंथ होंगे वो सबकी क्या करेंगे? ये सबकी आलोचना करेंगे। तो ये वेद, पुराण, मनुस्मृति, रामायण सबकी क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। इन्होंने कहा कि अछूतों और महिलाओं को अधीन रखने के लिए, ठीक है, इन ग्रंथों का सहारा लिया गया। इनका ये कहना है कि महिलाओं के साथ और अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जो ब्राह्मणवादी सत्ता है, जो सोच है, इन ग्रंथों का इस्तेमाल करके शूद्रों और महिलाओं को क्या किया? अपने अधीन किया। ठीक है, अधीन करने के लिए इन ग्रंथों का सहारा लिया। ठीक, और आगे याद रखेंगे, पेरियार ने चिंता नायक नामक पुस्तक भी लिखी। ठीक है, तो चिंता नायक नामक पुस्तक किसने लिखा था? पेरियार ने लिखा था। तमिल भाषा में इन्होंने सच्ची रामायण भी लिखा। ठीक, ठीक, आगे समझते हैं। अगर हम ज्योतिराव फूले की बात करें तो ज्योतिराव जो फूले थे वो महाराष्ट्र से थे। इन्होंने एक संगठन बनाया। इनके संगठन का जो नाम था वो सत्य शोधक समाज था। ठीक है, इनके संगठन का क्या नाम था? तो ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र से थे। इनके संगठन का नाम सत्य शोधक समाज था। इन्होंने जाति व्यवस्था की असमानता का विरोध किया, यानी कि जो जाति में जो कास्ट सिस्टम था, उस कास्ट सिस्टम में जो असमानताएं थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो असमानताओं का ये विरोध करेंगे। और ब्राह्मणों की जो ये बात थी कि जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है, यानी आर्यों के सर्वोच्चता के दावे का भी ये विरोध करेंगे। ठीक है, और 1873 में, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि 1873 में ज्योतिराव फूले ने एक किताब लिखा, एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी और ये जो बुक थी वो अमेरिका के गृह युद्ध से प्रभावित थी। तो इतनी बात हम याद रखेंगे। उसके बाद काश्तकार का चाबुक। तो काश्तकार का चाबुक नामक रचना में ज्योतिराव फूले ने उपनिवेशवाद, विरोधी राष्ट्रवाद की भी आलोचना की। ठीक है, तो काश्तकार का चाबुक भी जो इनकी रचना है उसमें इसे किसने लिखा था? तो ज्योतिराव फूले ने लिखा था। क्या नाम था? काश्तकार का चाबुक। और इसमें ये क्या करेंगे? उपनिवेशवाद, विरोधी राष्ट्रवाद की आलोचना करेंगे। ठीक, तो इतनी बात हम याद रखेंगे। फिर आगे हम समझते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, यानी BR अंबेडकर के बारे में। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के एक महार नामक अस्पृश्य जाति में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो पढ़ाई थी वो सैनिक स्कूल में हुई थी। ठीक है, इनकी जो पढ़ाई थी वो सैनिक स्कूल में हुई थी। उसके बाद छात्रवृत्ति मिलने पर पढ़ने के लिए विदेश चले गए। ठीक, ये पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? विदेश चले गए। और अमेरिका से इन्होंने अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई की
और इंग्लैंड से इन्होंने क्या किया, वकालत किया। तो ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो अपना उच्च अध्ययन यानी कि इन्होंने हायर स्टडी कहाँ से किया था, अमेरिका से किया था। और वकालत कहाँ से इन्होंने किया था, तो वकालत इन्होंने इंग्लैंड से किया था, ठीक है। किस अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखते थे, तो ये महार नामक अस्पृश्य जाति से क्या रखते थे, ताल्लुक रखते थे, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद हम आगे देखेंगे 1919 में भारत लौटने पर, ठीक है, ये 1919 में जब भारत लौटेंगे तो अंबेडकर जी ने क्या किया, दलित उत्थान के लिए कार्य आरंभ किया। यानी दलित जो दलित थे उनके लिए क्या करेंगे, ये अपना कार्य आरंभ करेंगे। और उसके बाद 1927 से 1935 तक इन्होंने 3 बड़े आंदोलन किए। और उस आंदोलन का क्या नाम था, तब मंदिर प्रवेश यानी टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। यानी 1927 से और 1935 के बीच इन्होंने 3 बड़े प्रवेश, मंदिर प्रवेश के लिए इन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाए। तो ये बात हम याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम बात करें तो एक पॉइंट हम याद रखेंगे, राज सुंदरी देवी, आपने इनका नाम सुना होगा। राज सुंदरी जो देवी हैं, इनकी एक रचना था, रचना का क्या नाम है, आमार जीवोन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आमार जीवोन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आमार जीवोन नामक पुस्तक की रचना राज सुंदरी देवी ने की थी। उसके बाद से ये तो पुरुष सुधारक हुए, महिला सुधारक भी उस समय आई। और महिला सुधारक वोमेन रिफॉर्मर किसकी बात करें, अगर स्त्री सुधारक की बात करें तो हम बात करते हैं मुमताज अली। इससे क्वेश्चन आपके सीटेड में बना हुआ है, ठीक, इनसे प्रश्न बना हुआ है। तो इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए, ठीक है, इन्होंने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए कुरान शरीफ की आयतों का उदाहरण दिया। क्योंकि लोग जो जितने भी धर्म थे, सभी धर्मों में बुराइयां भरी हुई थी। तो लोग ऐसे नहीं मानते थे, अगर धर्म के ग्रंथों की बुकों का अगर हवाला देकर बताया जाता था तो लोगों को ये बात ज़्यादा समझ में आती थी कि ये हमारे ही धार्मिक किताब में ये बातें लिखी गई हैं कि महिलाओं को भी शिक्षा क्या दिया जाना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देंगी और बताएंगी कि आपके कुरान शरीफ में भी शिक्षा की बात की गई है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये किसका हवाला देंगी, कुरान शरीफ की आयतों का, ठीक है। तो याद रखेंगे मुमताज अली ने क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया था। फिर हम याद रखेंगे ताराबाई शिंदे। ताराबाई जो शिंदे थी वो महाराष्ट्र से थी। इनकी एक पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ठीक है। और ये इस पुस्तक में क्या करती हैं, विधवाओं की स्थिति पर जिक्र करती हैं। किस पर, विधवाओं की स्थिति पर जिक्र करती हैं। तो ताराबाई शिंदे हम याद रखेंगे, ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र से थी और इनकी पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रुकैया बेगम सखावत, इनका भी नाम याद रखेंगे, रुकैया बेगम सखावत हुसैन। इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, ठीक है। इनके बारे में इतनी याद रखेंगे। रुकैया बेगम जो सखावत थी, उन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या खोले, स्कूल खोले, ठीक है। इनकी एक जो रचना है, इनकी एक कहानी है। इस कहानी का क्या नाम है, सुल्ताना का स्वप्न, सुल्ताना का स्वप्न। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो सुल्ताना का स्वप्न है, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई, तो जवाब क्या होगा, रुकैया बेगम सखावत हुसैन। नेक्स्ट याद रखेंगे पंडिता रमाबाई। पंडिता जो रमाबाई थी, ये महाराष्ट्र पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित करेंगी। क्या करेंगे, एक विधवा आश्रम स्थापित करेंगी और उच्च जाति की जो हिंदू महिलाएं हैं उनकी दुर्दशा पर भी एक किताब लिखेंगी, ठीक है। महिलाएं उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो, सबके साथ दुर्व्यवहार होता था, उनका शोषण होता था। तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं, इस बात को हम पॉइंट को गौर करेंगे, जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी दुर्दशा पर क्या करेंगी, पंडिता रमाबाई क्या करेंगी, किताब लिखेंगी। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, ये सारे क्वेश्चंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इसे कंठस्थ कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।